14 अप्रैल 1912 रात के 11:40 दुनिया का सबसे सुरक्षित और विशाल जहाज अपनी पूरी गति के साथ न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज महज कुछ सेकंड के बाद ही एक 100 फीट ऊंचे ग्लेशियर से टकराने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम विश्व इतिहास की एक ऐसी घटना की बात कर रहे हैं जिसे सुनकर किसी को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। दुनिया का पहला कभी न डूबने वाला जहाज अपने पहले ही सफर में महज 2 घंटे 40 मिनट में 2 टुकड़ों में टूटकर अटलांटिक ओशन में समा जाता है और इस दुर्घटना में 1500 से ज़्यादा यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आज इस घटना को बीते हुए 100 साल से भी अधिक का समय हो चुका है और इसकी आखिरी सर्वाइवर भी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। उसके बावजूद भी इससे जुड़े रहस्य लोगों को हैरान करते रहते हैं। खोजी कंपनियां करोड़ों डॉलर खर्च कर ये जानने का प्रयास करती हैं कि उस रात अटलांटिक ओशन में टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था। यह दुर्घटना जितनी दुर्भाग्यपूर्ण और भयानक थी, उतना ही रहस्यों को समेटे हुए है। आज भी हर कोई ये जानने का प्रयास करता है कि टाइटैनिक की दुर्घटना किसी लापरवाही का परिणाम थी या भाग ने ही टाइटैनिक से मुंह मोड़ लिया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं टाइटैनिक और इस दुर्घटना से जुड़े हुए तथ्यों की पूरी सच्चाई। दोस्तों, इतिहास के इन पन्नों को पलटने से पहले मैं आपका दोस्त सैम अपने इस YouTube चैनल सुपर सैम स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास का ये रोमांचक सफर। 20वीं सदी का प्रारंभ होते होते दुनिया में बड़े, भव्य और तेज रफ्तार समुद्री यात्री जहाज़ों की होड़ लग गई थी। कोनार्ड लाइनर्स के 2 विशाल और बेहतरीन जहाज लुसिटेनिया और मॉरिटेनिया, जो उस समय तक दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ों में शुमार थे, और इन्हीं को टक्कर देने का जिम्मा उस समय की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइनर को दिया गया, जिन्होंने ओलंपिक क्लास ओशन लाइनर्स की श्रृंखला में ही एक ऐसे जहाज की कल्पना की जो न केवल तत्कालीन समय का सबसे बड़ा और खूबसूरत जहाज हो, बल्कि उसकी रफ्तार में भी उसका कोई मुकाबला ना कर सके। इसी के चलते बेलफास्ट के हॉलैंड और वुल्फ शिपयार्ड में 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने इस यात्री जहाज पर काम शुरू कर दिया और इसको नाम दिया गया RMS टाइटैनिक। थॉमस एंड्रू, जो उस समय इस शिपयार्ड के चीफ नेवल आर्किटेक्ट थे, उनको इसके डिज़ाइन और निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। 26 महीनों की कड़ी मेहनत से 31 मई 1911 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसको बनाने में 246 लोगों को गंभीर चोटें आईं। वहीं 2 लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। समुद्र में कदम रखते ही ये दुनिया का सबसे बड़ा चलता फिरता मानव निर्मित ढांचा बन गया और इस नज़ारे को देखने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा लोग बेलफास्ट के हॉलैंड शिपयार्ड पर इकट्ठे हुए थे। टाइटैनिक जहां 882 फीट लंबा, 92 फीट चौड़ा था, वहीं इसकी ऊंचाई 104 फीट थी। यदि 3 फुटबॉल के स्टेडियमों को जोड़ दिया जाता तो भी वो पूरे टाइटैनिक की लंबाई का मुकाबला नहीं कर सकते थे, और वहीं ऊंचाई में वह किसी 17 मंजिल इमारत से भी ऊंचा था। यदि टाइटैनिक को सीधा खड़ा कर दिया जाता तो वह उस समय की किसी भी मानव निर्मित इमारत से ऊंचा होता। इससे टाइटैनिक की विशालता का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। इतना ही नहीं, इतने विशाल ढांचे के बाद भी यह न केवल सबसे सुरक्षित जहाज़ था, बल्कि इसकी रफ्तार का मुकाबला करना उस समय के किसी भी जहाज़ के लिए आसान नहीं था। नेवल इंजीनियर्स का तो यह भी कहना था कि इस जहाज़ का किसी भी समुद्र में डूबना लगभग असंभव था। ऐसा शायद इसके डिज़ाइन और उसमें प्रयोग हुई इस समय की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी के कारण संभव हुआ था। टाइटैनिक को 16 प्राइमरी कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था, जो कि एक दूसरे से वाटर टाइट डोर से अलग किए गए थे। किसी भी आपात परिस्थिति में इनको रिमोट से खोला और बंद किया जा सकता था। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा समुद्र से घुसने वाले पानी को एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाने से रोका जा सकता था। इससे इस जहाज के पानी में डूबने का खतरा करीब करीब शून्य हो जाता था। वहीं इसकी रफ्तार के लिए इसमें 2 रेसिप्रोकेटिंग 4 सिलेंडर ट्रिपल एक्सपेंशन स्टीम इंजन और एक लो प्रेशर पार्सन टरबाइन था, जो मिलकर 46,000 हॉर्स पावर की थ्रस्ट पैदा करते थे, जिससे टाइटैनिक 43 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच सकता था, जो इतने बड़े जहाज के लिए एक हैरान कर देने वाली रफ्तार थी। और इस रफ्तार के लिए इन इंजनों में 6 लाख किलो कोयला रोज झोंका जाता था और यह काम 176 फायरमैन रात दिन अपने हाथों से करते थे। इसी के चलते 1 लाख किलो की राख रोज समुद्र में गिरा दी जाती थी। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा की शुरुआत करने के लिए इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन के पोर्ट पर आ चुका था। यहाँ से उसे फ्रांस के चेरबर्ग और आयरलैंड के क्वींसलैंड में रुकना था।
वहाँ से फिर वो न्यूयॉर्क की एक लंबी यात्रा पर निकल जाता। इस लंबी यात्रा के लिए टाइटैनिक में कुल पैसेंजर्स की संख्या 1317 थी, जिसमें 324 लोग फर्स्ट क्लास के, 284 सेकंड क्लास और 709 थर्ड क्लास के थे। हालांकि टाइटैनिक के पैसेंजर्स को ले जाने की कुल क्षमता 2453 थी और टाइटैनिक मैनेजमेंट ने भी इस पहली यात्रा में कई ज़्यादा यात्रियों की बुकिंग की आशा की थी, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में नेशनल कोल स्ट्राइक के चलते बहुत से लोगों ने अपनी यात्राओं को स्थगित करा रखा था। हालांकि इस यात्रा से पहले कोल स्ट्राइक खत्म हो गई थी, पर फिर भी टाइटैनिक अपने जहाज को हाउसफुल कराने में असमर्थ रहा। इसमें यात्रा करने वाले कुछ यात्रियों ने तो टाइटैनिक का टिकट भी बुक नहीं कराया था। व्हाइट स्टार लाइनर ने स्ट्राइक के चलते दूसरे जहाज़ों की यात्रा स्थगित होने के कारण दूसरे जहाज़ों के यात्रियों को इस बेहतरीन जहाज में सफ़र करने का मौका दिया था, पर शायद वो ये नहीं जानते थे कि जिसे वो अपना भाग्य समझ रहे हैं वो जल्दी ही दुर्भाग्य में बदलने वाला था। टाइटैनिक के यात्रियों ने इससे पहले कभी इतना भव्य और आलीशान जहाज नहीं देखा था। टाइटैनिक का इंटीरियर डिज़ाइन लंदन के रिट्स होटल से काफ़ी इंस्पायर्ड था। यही नहीं, इसमें बहुत सी ऐसी सुविधाएं थी जिनको एक पानी के जहाज पर सोच पाना भी असंभव था, जैसे जिम, पूल, टर्किश बाथ, कैनल फॉर द फर्स्ट क्लास डॉग और स्क्वैश कोर्ट। यही नहीं, टाइटैनिक का अपना ऑन बोर्ड न्यूज़पेपर द अटलांटिक डेली बुलेटिन भी पब्लिश होता था, जिसमें खबरों के साथ शेयर और डर्बी के लेटेस्ट कोट्स भी होते थे। टाइटैनिक में 20,000 बियर बॉटल्स, 1,500 वाइन बॉटल्स और 800 सिगार से भी ज़्यादा का स्टॉक था, जो फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स को सर्व किया जाता था। इसके फर्स्ट क्लास की टिकट की कीमत उस समय $4,375 थी, जो आज के समय $1,00,000 यानी 60 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। जहाज में 4 विशालकाय चिमनियाँ थीं और ये इतनी बड़ी थी कि इनमें से 2 ट्रेनें एक साथ गुजर सकती थी। हालांकि इसकी 3 चिमनियों से धुआं निकलता था, जबकि चौथी चिमनी सिर्फ जहाज की सुंदरता और संतुलन को ध्यान में रखकर लगाई गई थी। आयरलैंड के क्वींसलैंड से निकलने के बाद अगले कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा चलता रहा और जहाज अपनी पूरी गति से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। 14 अप्रैल तक टाइटैनिक ने 600 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी और वो न्यू फाउंडलैंड तक पहुंच गया था। जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ, जो व्हाइट स्टार लाइनर के साथ बहुत समय से जुड़े थे और ये शायद उनकी आखिरी यात्रा भी थी, इसमें चाहते थे कि वो टाइटैनिक को एक सबसे सुरक्षित और तेज़ गति वाला जहाज साबित करें। इसी के चलते उन्होंने जहाज की स्पीड को कम नहीं होने दिया। 14 अप्रैल की रात को टाइटैनिक अटलांटिक सागर के एक ऐसे क्षेत्र से गुजर रहा था जहां तैरते हुए ग्लेशियर्स की चेतावनी पहले भी जारी की जा चुकी थी। टाइटैनिक को भी 14 अप्रैल की रात तक 7 चेतावनियां मिल चुकी थीं, लेकिन स्मिथ ने उस पर ध्यान न देते हुए शिप की स्पीड को कम नहीं किया। वो शायद जल्दी से जल्दी न्यूयॉर्क पहुंचकर टाइटैनिक के साथ अपनी कैप में एक और अचीवमेंट जोड़ना चाहते थे। 14 अप्रैल की रात को 11:40 पर लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट को टाइटैनिक के बिल्कुल सामने एक 100 फीट ऊंचा आइसबर्ग दिखाई देता है, जिसे देखते ही उसने फर्स्ट ऑफिसर विलियम मैडॉक को चेतावनी संदेश भेजा। लेकिन शायद टाइटैनिक के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। 38 सेकंड के अंदर टाइटैनिक आइसबर्ग से जा टकराया। मैडॉक ने टाइटैनिक को मोड़ने का पूरा प्रयास किया, पर समय की कमी के कारण टाइटैनिक को टकराने से नहीं बचाया जा सका और यह टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि टाइटैनिक के 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट ध्वस्त हो गए और उनमें पानी भरने लगा। थोड़ी ही देर में यह साफ हो गया कि टाइटैनिक को बचाना अब आसान नहीं होगा। यदि उसके 4 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स ही डैमेज होते तो टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। जहाज पर अफरा तफरी मच चुकी थी और जहाज तेजी से पानी में डूबने लगा था। इसके बाद जो हुआ उसे यात्रियों का दुर्भाग्य कहें या टाइटैनिक मैनेजमेंट की लापरवाही। टाइटैनिक पर 2000 से भी ज़्यादा जानें खतरे में थी और शिप पर लाइफ सेविंग बोट की संख्या सिर्फ 20 थी, जिनको अगर पूरी क्षमता से भी भर कर ले जाया जाता तो भी आधे से कम लोगों की ही जान बचाई जा सकती थी। और इससे भी बड़ी बात यह रही कि शिप के क्रू ऑफिसर्स ने कई लाइफ बोट को क्षमता से आधी ही भरकर भेज दिया। शायद इसकी वजह यह थी कि शिप के मैनेजमेंट और क्रू ऑफिसर्स ने किसी ऐसी घटना की कल्पना भी नहीं की थी और वो इस परिस्थिति के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। फिर भी इन बहादुरों ने महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट से निकालने का प्रोटोकॉल फॉलो किया। जहाज पर उपस्थित म्यूजिशियंस ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लास्ट तक यात्रियों को पैनिक होने से बचाने के लिए म्यूजिक बजाया और अपनी जान दे दी। टाइटैनिक जैसा विशाल जहाज महज 2 घंटे 40 मिनट में ही 2 टुकड़ों में टूटकर अटलांटिक में समा गया। इस विनाशकारी दुर्घटना में 1500 से अधिक यात्री मारे गए।
लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ज़्यादातर यात्रियों की मौत डूबने से ना होकर ठंडे पानी में जमने की वजह से हुई। टाइटैनिक जहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ वहां समुद्र के पानी का तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम था, जिसमें किसी भी इंसान का 15 मिनट से भी ज़्यादा जीवित रहना असंभव था। करीब सुबह के 4 बजे RMS करपाथिया दुर्घटना स्थल पर पहुंच सका और महज 710 यात्रियों की ही जान को बचाया जा सका। इस घटना ने इंग्लैंड के व्यावसायिक और आर्थिक जगत पर भारी असर डाला। टाइटैनिक में सवार आधे से ज़्यादा अमीर व्यवसायी इंग्लैंड के ही थे, जिनकी मृत्यु से इंग्लैंड के आर्थिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। इस घटना के बाद आने वाले सालों में ट्रांस अटलांटिक ट्रैवल के नियमों और शर्तों में भारी बदलाव किए गए, जिससे कि इस यात्रा को और सुरक्षित बनाया जा सके। इस दुर्घटना के बाद व्हाइट स्टार लाइनर पर हुए मुआवजे ने कंपनी की कमर तोड़ कर रख दी। हालांकि उसे यात्रा में लापरवाही के आरोपों से बरी कर दिया गया। शायद भाग ने ही टाइटैनिक का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि इस पहली और आखिरी यात्रा में टाइटैनिक के साथ कुछ भी सही नहीं हुआ। यदि 14 अप्रैल को लुकआउट बॉय फेडरिक के पास दूरबीन होती और वो 30 सेकंड पहले उस ग्लेशियर को देख पाता, तो शायद टाइटैनिक को मोड़ने का समय मिल जाता। वहीं यदि फेडरिक ने इस ग्लेशियर को थोड़ी देर बाद देखा होता, तो टाइटैनिक सीधा जाकर ग्लेशियर से टकराता। क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी टाइटैनिक को डूबने से बचाया जा सकता था। वहीं यदि टाइटैनिक के 4 वाटर टाइट कंपार्टमेंट ही ध्वस्त होते, तो भी टाइटैनिक को डूबने से बचाया जा सकता था। टाइटैनिक ने भी ग्लेशियर से मिल रही चेतावनियों को संजीदगी से नहीं लिया। यहाँ तक कि दुर्घटना के बाद किए गए फायर सिग्नल्स को भी सही पैटर्न पर फायर नहीं किया गया, जिसकी वजह से दुर्घटना के समय पास से गुजर रहे RMS कैलिफोर्निया को भी इस घटना का अंदाजा नहीं हो पाया। दोस्तों, जो भी हुआ इतिहास में वो एक दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में दर्ज हो चुका है और इससे जुड़ी सैकड़ों कहानियां आने वाले सालों में सुनाई देती रहेंगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, एक इंतज़ा है कि जिन्होंने भी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस YouTube चैनल और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, ऐसी ही हैरान कर देने वाली रोमांचक कहानियों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपने इस दोस्त सैम को इजाज़त दीजिए। गुड डे, शब्बा खैर।